एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक बड़ा अक्लमंद और समझदार बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह अभी तक कंवारा था क्योंकि उसे अपनी पसंद की मलका नहीं मिलती थी। वो चाहता था कि उसकी मलका इतनी खूबसूरत हो जिसे चांद भी देखे तो शर्मा जाए, और समझदार इतनी हो कि सुकरात और बुकरात भी उसके आगे पानी भरें। वजीरों ने चारों ओर घुड़सवार दौड़ाए कि इन सिफ्तों वाली लड़की जहाँ मिले फौरन आकर खबर करें, मगर सालहा साल की तलाश के बावजूद भी कोई ऐसी लड़की ना मिल सकी। जो लड़कियां अक्लमंद और तेज तरार थीं वो खूबसूरत ना थीं, और जो दिखने में चंदे माहताब और चंदे आफताब थीं उनकी खोपड़ी में अक्ल नाम की चीज ना थी। बादशाह की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे दिन रात ये फिक्र खाई जा रही थी कि उसके बाद उसकी सल्तनत का वारिस कौन होगा। आखिर एक रोज वजीर ने उसे मशवरा दिया कि हजूर, गरीब आदमी का भेष बदल कर नगर नगर घूमे फिरें, मुमकिन है कि कोई लड़की आपको पसंद आ जाए। बादशाह को वजीर की ये तजवीज़ बड़ी पसंद आई। एक दिन बादशाह ने बूढ़े फकीर का भेष बदला और फिर अपने शाही महल से निकल खड़ा हुआ। अभी शहर से बाहर निकला ही था कि उसे एक किसान मिला जो कंधे पे लाठी रखे अपने गांव जा रहा था। बादशाह ने उसे सलाम किया और बोला, भाई, अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करो तो मैं तुम्हें भी सवारी पर बिठा लूंगा। किसान ने सर से पांव तक उसे देखा और फिर ताज्जुब से बोला, बड़े मियाँ, तुम तो खुद पैदल चल रहे हो, मुझे सवारी में कहाँ बिठाओगे? बादशाह ने कोई जवाब ना दिया और फिर दोनों साथ साथ पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर ही गए होंगे कि कलमा शहादत की आवाज़ आई। चंद लोग चारपाई पर एक मुर्दे को डाले कब्रिस्तान ले जा रहे थे। बादशाह ने जनाजे की तरफ देखा और फिर किसान से पूछा, ये आदमी जिंदा है या मुर्दा? किसान ने बड़ी हैरत से बादशाह की तरफ देखा और बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता भले आदमी? अगर ये जिंदा होता तो लोग इसे कब्रिस्तान क्यों लेकर जाते? तुम्हारे दिमाग का कोई ना कोई पेच जरूर ढीला है। वो दोनों फिर आगे बढ़े और एक खेत के पास से गुजरे जिसमें गेहूं के पौधे खड़े झूम रहे थे। किसान ने कहा, इतनी अच्छी फसल है। बादशाह ने कहा, बहुत अच्छी, लेकिन पता नहीं कटी हुई है या बिन कटी। किसान चलते चलते रुक गया और चिल्ला कर बोला, अरे, तुम्हें नजर नहीं आता कि फसल कटी हुई है या बिन कटी? बादशाह ने आहिस्तगी से कहा, भाई, बात चीजें ऐसी होती हैं जो होती कुछ हैं और दिखाई कुछ देती हैं। लेकिन बेचारे किसान की समझ में ये फलसफा ना आया। किसान चुप हो रहा। यूं ही चलते चलते रात हो गई और किसान का गांव आ गया। उसने बादशाह से पूछा, बड़े मियाँ, तुम कहाँ जाओगे? बादशाह ने कहा, हम फकीरों का क्या है, जहाँ सिर छुपाने की जगह मिली वहीं पे हो लिए। वैसे मेरी मंजिल अभी 16 कोस दूर है। सोचता हूँ कि सुबह को ही जाऊं। मैं थक भी गया हूँ और भूख भी लगी हुई है। तुम्हारे गांव में सिराय तो होगी, देहाती बड़े मेहमान नवाज होते हैं। किसान ने सोचा, ये बेचारा रात में कहाँ धक्के खाता फिरेगा, पता नहीं इसके पास पैसे भी हैं कि नहीं। क्यों ना इसे अपने घर ले चलूं, एक रात की ही तो बात है, सुबह चला ही जाएगा। ये सोचकर किसान ने कहा, ये एक छोटा सा गांव है, यहाँ सिराय कहाँ? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ किसी कोने में पड़े रहना, खुदा तुम्हें खुश रखे। बादशाह ने ये सुनकर कहा और फिर पूछा, तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं? किसान ने कहा, 3, एक मैं, एक मेरी बीवी और एक मेरी बेटी। बादशाह ने पूछा कि क्या तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन ये ख्याल है कि इस साल फसल बेचकर उसकी शादी कर दूं। ये कहकर उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसकी बीवी बड़ी बेचैनी से उसका रास्ता देख रही थी। उसने
एक अजनबी को किसान के साथ देखा तो जल्दी से एक चारपाई पर एक सफेद चादर बिछाई। घर था तो छोटा मगर साफ सुथरा मालूम होता था कि किसान ने उम्र भर की कमाई मकान पर ही लगा दी है। एक ताक में दिया जल रहा था। अचानक कोठरी का दरवाजा खुला और अंदर से एक लड़की बाहर निकली। एकदम ऐसा लगा जैसे 14वीं का चांद आसमान से जमीन पर उतर आया हो। लड़की ने बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया और फिर सुकड़ी सिमटी एक तरफ खड़ी हो गई। बादशाह उसे देखकर हैरान रह गया। फिर संभल कर बोला, इतना खूबसूरत मकान है मगर एक ईंट की कमी है। किसान ये सुनकर झिंझला गया। उसने इतनी मेहनत से ये मकान बनाया था और ये बड़े मियाँ कह रहे हैं कि इसमें एक ईंट की कमी है। किसान बोला, अच्छा बाबा, इन बातों को छोड़ो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो और खाना खाओ। किसान के घर आलू पालक की सब्जी पकी थी। उसकी बीवी ने सोचा कि मियाँ का मेहमान आया है, ये तो बुरी बात है कि वो दाल दलिया खाए। उसने झट डरबे में से मुर्गी निकाली। किसान ने उसे ज़िबा किया और फिर बेटी ने झटपट उसे भूनकर दस्तरखान पर रख दिया। सब साथ खाने के लिए बैठ गए। बादशाह ने मुर्गी का थाल अपनी तरफ खींच लिया और उसका सर किसान को खाने के लिए दिया। टांगे बीवी को दी और बाजू लड़की की प्लेट में डाल दिए। फिर उसने दिल के 4 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा सब में बांट दिया। बाकी मुर्गी सब ने मिलकर खाई। खाने के बाद बादशाह ने हाथ धोए, कुली की और बोला, रात का खाना खाकर मैं कुछ देर टहला करता हूँ। ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। बस आधे घंटे तक वापिस आ जाऊंगा। आप दरवाजा बंद कर लें। जी पागल बुड्ढा है, किसान ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। रास्ते भर ऐसी अजीब बातें करता आया है कि दिमाग की चूल्हें हिल गईं। ये कहकर उसने अपनी बीवी और अपनी बेटी को शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें बताईं। किसान की बेटी ने एक एक लफ्ज बड़े गौर से सुना और फिर मुस्कुरा कर बोली, अब्बा जान, ये आदमी खपती नहीं और ना ही पागल है। ये आदमी बहुत अक्लमंद है। किसान चिल्लाकर बोला, अरे मेरी प्यारी बेटी, जरा सोचो तो, हम दोनों पैदल चल रहे थे कि इसने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करो तो मैं तुम्हें भी सवारी पर बिठा लूँगा। ऐसी बात भला कोई अक्लमंद आदमी कर सकता है? बेटी धीरे से मुस्कुराई और बोली, उसका ये कहना बिल्कुल सही था अब्बा जान। जब कोई आदमी सफ़र करे तो थोड़ा फासला भी काटे नहीं कटता, लेकिन 2 आदमी साथ चले और बातें करते जाएं तो लंबा सफ़र भी कम मालूम होता है। सवारी में बिठाने से उसका मतलब ये था कि आओ मेरे साथ बातें करते हुए चलो, तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी और तुम ये समझोगे जैसे तुम किसी सवारी में जा रहे हो। किसान ने हैरत से अपनी बेटी की तरफ देखा, कुछ देर सर खुजाया और फिर बोला, खैर चलो, तुम्हारी ये बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन जनाजे को देखकर उसने ये क्यों कहा कि ये जिंदा है या मुर्दा? तो बेटी ने कहा, अब्बा जान, ये बात भी हिकमत से खाली नहीं है। एक नेक आदमी मरने के बाद जन्नत में जाता है जहाँ वो हमेशा जिंदा रहेगा, और बुरा आदमी जहन्नुम में जाता है जहाँ वो मर गया समझो। जनाजे को देखकर उसने ये मालूम किया था कि ये शख्स जन्नत में गया है या जहन्नुम में। उसके जवाब में आपको ये कहना चाहिए था कि अगर इसके आमाल अच्छे हैं तो ये जिंदा है और अगर बुरे हैं तो ये मुर्दा है। किसान ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। फिर अचानक उसे एक और ख्याल आया, चलो ये बात भी तुम्हारी दुरुस्त है, लेकिन इसने खड़ी फसल को देखकर ये क्यों पूछा कि ये कटी हुई है या बिन कटी हुई? तो किसान की बेटी कहने लगी कि बात ये है अब्बा जान कि बास किसान फसल पकने से पहले ही उसे बेच देते हैं। हो सकता है उस खेत के मालिक ने अपनी खड़ी हुई फसल बेच दी हो। इस सूरत में उसके लिए तो वो खेत तो कट चुका, उसने उसके दाम भी वसूल कर लिए हों। किसान ने चोर नजरों से अपनी बेटी की तरफ देखा, कुछ देर अपना सर दुना और फिर बोला, हो सकता है बेटी तुम्हारी ये बात भी ठीक हो,
لیکن اس نے میرے مکان کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ مکان بہت خوبصورت بنا ہے مگر اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے؟ کسان کی بیٹی کچھ جھجکی، پھر شرما کر بولی، یہ بات اس نے مکان کے بارے میں نہیں کہی تھی ابا جان، بلکہ اس نے میرے بارے میں کہی تھی۔ میرے آگے کا ایک دانت ٹوٹا ہوا ہے، جب میں بات کرتی ہوں تو یہ کھڑکی صاف دکھائی دیتی ہے۔ مکان میں ہوں اور اینٹ میرا دانت ہے۔ کسان کو قائل کرنے کے لیے یہی باتیں کافی تھیں، مگر وہ آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ بولا، اچھا یہ بتاؤ اس نے مرغی کے گوشت کو اس عجیب طریقے سے کیوں تقسیم کیا؟ مجھے اس مرغی کا سر دیا، تمہاری ماں کو اس کی ٹانگیں اور تمہیں بازو۔ پھر اس نے دل کے 4 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا سب میں بانٹ دیا۔ بیٹی نے کہا، میں آپ کو بتاتی ہوں ابا جان، اس نے آپ کو سر اس لیے دیا کہ آپ اس گھر کے سربراہ ہیں۔ اس نے ماں کو ٹانگیں دیں، اس کا یہ مطلب تھا کہ انہیں گھر کے کام کاج کے لیے ہر وقت مستعد رہنا چاہیے۔ مجھے اس نے بازو دیے، اس کا یہ مطلب تھا کہ میں کام کاج میں اپنے ماں باپ کی مدد کروں۔ پھر اس نے ہم سب کو دل کا ایک ایک ٹکڑا دیا، جس سے وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہماری دنیا دکھوں سے بری ہوئی ہے اور ان دکھوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط دل کی ضرورت ہے۔ ادھر بادشاہ دروازے سے کان لگائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کسان کی بیٹی نے بات ختم کی تو اس نے دروازے پر دستک دی۔ کسان نے دروازہ کھولا اور بولا، میاں جی آپ تو کوئی بہت پہنچے ہوئے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہم تمہارے بادشاہ ہیں، خدا کا شکر ہے کہ جس ملکہ کی ہمیں تلاش تھی وہ آج ہمیں مل گئی۔ یہ کہہ کر اس نے کمر سے باندھی ہوئی تھیلی کھولی اور اس میں سے سونے کی اشرفیاں نکالیں اور کسان کو دے کر بولا، ان سے لڑکی کے کپڑے اور گہنے وغیرہ کا انتظام کرو، ٹھیک 1 ہفتے بعد ہم بارات لے کر آئیں گے۔ اور یہ بول کر بادشاہ چلا گیا۔ کسان اور اس کی بیوی بڑی حیرانی سے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد شاہی بارات آئی۔ دور دور تک گاؤں کی دعوت کی گئی اور اتنی دولت لٹائی گئی کہ 20 کوس تک کوئی غریب نہ رہا۔